ट्रेन के लिए, आप वो कर दीजिए। चलिए प्रधानमंत्री जी, जो आप जो मॉडरेटर के तौर पर एक काउंटर क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपको मैंने समय काफी दे दिया है। आप लोगों ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पूरी तरीके से बांटने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और आपने वो बताया कि अगर इतना पैसा दे दें तो हम ये सब कर लेंगे जिसके लिए प्रधानमंत्री और सरकार तैयार नहीं है। शायद कांग्रेस भूल गई अपने इतिहास को। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास जब जाया करते थे इमाम के पास, और एक फतवा जारी होता था, और उसके बाद फिर वोटों की फसल जो काटी जाती थी तुष्टीकरण के तौर पर, वो क्या था, आज क्या है? आपका इतिहास भी तो रंजित है, इसी से जुड़ा हुआ है ज्योति जी। तो हम क्या कहते थे? हम तो क्या कहते थे कि समाज के सारे लोग, क्योंकि हम इंदिरा आवास से लेके राजीव स्कॉलरशिप से लेके जितना भी नहीं, यहाँ अटल बिहारी से लेके प्रधानमंत्री के जितनी ऊपर चीज जब ये बाकी आरोप लगता है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगता है कि वो लोग बांट रहे हैं, तो ये बांटना तो शुरुआत आपने भी की हुई थी। देखिए राजीव जी, मेरी बात को समझे आप। जब ये इलेक्शन आता है तो इस तरह के नारे को, जिससे लोग में गुस्सा, द्वेष, आपस की भावना ना जुड़े, वो सब बातें ये करते हैं। हम कहते हैं आप अपने काम की बात कीजिए ना, कि आपने क्या किया। आप बोले थे कोडरमा में मेडिकल कॉलेज बनाने का, आप क्यों नहीं बना? आप बोलिए कि मैंने कोडरमा मेडिकल कॉलेज बनाया, इस आधार पर मुझे वोट दीजिए। आप ये बात नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश से आने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मुस्लिम पहुंच जा रहे हैं। तो आप बताइए कैसे पहुंच जा रहे हैं? आपका बीएसएफ है, आपकी एजेंसी है, इसका मतलब है कि जानबूझकर आप ये षड्यंत्र करते हैं। आप उनको घुसाते हैं और उसके बाद देश के राज्यों में इस तरह की बातें करके इलेक्शन के समय में, पहले नहीं, इलेक्शन के समय। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप बड़ा एक गंभीर बात मुझे बताइए। यही प्रधानमंत्री जी रामनाथ कोविंद जी को, हमको 26 जुलाई 2017 को जिस कलर का राहुल गांधी संविधान को दिखाते हैं, उसी कलर का राम पूर्व राष्ट्रपति को दिए थे। उसी पर्ची को आपके भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं कि ये अर्बन नक्सल का ये प्रति है। ये संविधान को आप इस तरह बात करते हैं, और आप कहते हैं कि अंबेडकर साहब को हम सम्मान करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं, समाज में हर पिछड़ों। क्या ये ठीक बात है? ये गलत बात है, इस तरह की बातें। और दूसरी बात मैं बताओ, मैं दूसरे बार आकर बताऊंगा। ठीक है ज्योति जी, अब समय में आपको वैसे भी बहुत दे दिया मैंने, लेकिन अब मैं रुक करना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ जेएमएम के मोहन कर्माकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहन कर्माकर जी, जो राजनीति इस वक्त झारखंड में दिखाई पड़ रही है, मैं इसके बाद शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के भी प्रवक्ताओं का रुख करूंगा, लेकिन पहले मोहन कर्माकर आपके पास, क्या वाकई आदिवासी वर्सेस जो बाहरी बसे हैं, बांग्लादेश से आकर रोहिंग्यास को बसाया गया है, जिसको बीजेपी ने मुद्दा यहां पर बनाया है कि आदिवासियों का हक छीन लिया गया है, और जिसकी बात लगातार बीजेपी कर रही है, आप क्या जमीन पर उसको पूरी तरीके से नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे केवल चुनाव को देखते हुए सामने रखा गया है? मोहन कर्मकार। देखिए, ये पूरी तरह से एक प्रकार से इसका राजनीतिक मुद्दा है, और जब ये इलेक्शन सामने पहुंचा है तो इस तरह की ये बातें कर रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इनके जब आज राज हुए 24 वर्ष हो चुका है, और 24 वर्षों में हमको लगता है लगभग 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अपना शासन चलाई। कभी भी ये मुद्दा कभी देश भर के सामने नहीं है, और आज जब ये चुनाव सामने आया है तो ये इस तरह की घुसपैठी की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो इसमें ये समझना होगा कि ये स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो देश का आपका सीमा का सुरक्षा का दायित्व ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, केंद्र सरकार के हाथों में। और वहां आप देखे होंगे सीआरपीएफ, बीएसएफ, जरूरत पड़ता है तो वहां आर्मी भी उतार दिया जाता है। ये पूरी तरह से एक प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन है, और हमको लगता है देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री आज इससे हमारी सीमा सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपने ऊपर जो ये जहां इसकी खामियां है उसको राज्य सरकार के ऊपर ये थोपना चाह रहा है, क्योंकि वहां स्टेट पुलिस का कोई दायित्व नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा स्टेट है झारखंड स्टेट, इसका कोई भी सीमा हमारे पड़ोसी देशों के साथ नहीं मिलता है। हमारे देश के भीतर हमारे पड़ोसी राज्य, जैसे एक तरफ बंगाल है, एक तरफ बिहार है, एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, इस तरह हमारे देश के ही विभिन्न राज्यों से हमारा सीमा सटा हुआ है। कहीं पर भी आप देखिएगा कि कोई ऐसा हमारे पड़ोसी देश से हमारा ये सीमा सटा हुआ नहीं है। इसलिए ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है,
और इसको चुनाव के समय में ये लोग बाहरी बिक्री का नारा लगा करके और इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। जब इनके पास घुसपैठिए का इतना बड़ा आंकड़ा था, तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? इनकी सरकारें थी, अभी हमारी सरकार, हमसे पहले तो इनकी सरकार थी। जी। वो वोटर आईडी कैसे बना, वो हाँ। राशन कार्ड कैसे बना, हाँ। वो आधार कार्ड कैसे बना, कौन सारे लोगों को यहाँ किसके रीजन में आया, इनकी इसको जांच करनी चाहिए थी या कार्रवाई भी करनी चाहिए। मोहन भाई, लेकिन अभी तक इन लोग मोहन भाई, सही और सही। अभी चुनाव के समय इसके में हमारी इ- इस, सरकार इ- को इ- इसके ये जवाब इस तरह इसके से बदनाम करने का भी इसके साजिश जवाब है। लेंगे, इसको इसके हम जवाब सीधे लेंगे। एकदम धनंजय खंडित जी करते हैं हैं। हमारे साथ। लेकिन मोहन भाई, क्या प्रधानमंत्री जी, का ये दौरा, जहां प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के बारे में उनके विरोधी भी मानते हैं कि वो ओरेटर बहुत बढ़िया हैं, लास्ट मोमेंट पर अपनी बातों से लोगों को रिझा ले जाते हैं, क्या किसी तरीके का जेएमएम को डर हेलो, तो नहीं लग रहा? हमसे पूछ रहे हैं सवाल। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के विरोधी भी इस सुनिए, बात को पहले मानते बात हैं। तो पहले बात तो देश का प्रधानमंत्री है, उसका हम सम्मान करते हैं कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आज हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भी और केंद्र सरकार हमारी झारखंड सरकार के सामने, मान लीजिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के सामने, उसके सामने ये लोग एकदम नतमस्तक जैसा हो गए, हताशा भी इसको ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे सेंट्रल एजेंसियां, सेंट्रल के सारे इसके कैबिनेट, इसके सारे लीडर, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पूरा ये लोग लगे हुए हैं और हमारा दो ही एकदम स्टार प्रचारक के रूप में, हाँ। एक आपका माननीय हेमंत सोरेन जी और दूसरा कल्पना सोरेन जी, ठीक है, इन लोग पर भार पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। आज दो लोगों पर चेहरा है और जो रोजगार जो की कुछ बात भी कर यहां रहे पर हैं। दिख रहा है वो जेएमएम के मुताबिक केवल और केवल चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है। जमीन पर हकीकत कुछ और है। अब तक जो चीजें होती रहीं उसके लिए पिछली सरकार क्यों नहीं जवाब देती, ऐसा मोहन कर्मकार यहां पर कह रहे हैं। लेकिन अब मैं रुक करूंगा, मेरे साथ एडवोकेट सुशील व्यास इस वक्त जुड़े हुए हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट सुशील व्यास, जो नारे हरियाणा में बीजेपी के लिए काम कर गए, जिन नारों को आधार बनाकर बीजेपी उतरी हुई है, अब आगे आने वाले चुनाव में, चुनाव को देखते हुए तो हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जनता को वोटिंग मशीन और बटन दबाने तक अपने नारों से प्रभावित रखने की जो कोशिश होती है, क्या महाराष्ट्र में यही चल रही है? महायुति को इससे उम्मीद आपको दिखाई पड़ रही है या फिर आपको लग रहा है कि महायुति इसके अलावा भी और कई चीजों पर आधारित है? राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है कि महायुति की जो वर्तमान सरकार आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में पिछले 2.5 साल से जो कार्यरत है महाराष्ट्र की जनता की सेवा में, वो अपने जनता के प्रति निभाए गए कर्तव्य को लेकर आशान्वित है कि हम 23 तारीख को पुनः एक बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित होके आएंगे। जो विकास के कार्य, जो जनहित के कार्य, जन कल्याण की योजनाएं जो लागू हुई है, वो हमें विश्वास दिलाती है कि हम जनता का विश्वास फिर जीतेंगे। अब रही बात जो आप नारों की कह रहे थे, तो एक है तो सेफ है, जो हमको बचपन से सिखाया गया कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वो तो सबको अच्छा लगता है, वो अपने टी शर्ट पे लोग प्रिंट करके चलते हैं। जब यही बात योगी जी या मोदी जी कह देते हैं तो उसको सांप्रदायिक रंग देने की बात हो जाती है। भाई, अगर देश के वासी इकट्ठा होकर के देश के विकास में मजबूती के साथ अगर इकट्ठा होकर काम करें और अपनी ताकत लगाए, तो ये बात अगर देश का प्रधानमंत्री या एक सूबे का मुख्यमंत्री कहता है तो उसको सांप्रदायिक रंग देने की क्यों बात होती है? ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है। रही बात महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है, उसको पूरा आत्मविश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें हमारे किए गए कामों के आधार पे, जो हमने जनता के प्रति हमारे जो कर्तव्य निर्वहन किया है पिछले 2.5 साल में, वो हमें पुनः एक बार प्रचंड बहुमत से उनकी सेवा करने का मौका 23 नवंबर के दिन देगा। लोहा या सोना हो, एडवोकेट सुशील व्यास, उस पर चोट जब सही समय पर पड़ती है तभी वो कोई बेहतर आकार लेता है, नहीं तो उसको टुकड़ा ही कहा जाता है। मैं समय की बात कर रहा हूं। आपने कहा ये नारा है, ये देश को एक रखने वाला नारा है, तो फिर चुनावी वक्त ही क्यों इसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद और सही समझा गया? चुनाव है, चुनाव में कई तरह की बातें होती है। हमारे सर्वोच्च नेता है, उन्होंने कोई बात कही तो सोच समझ के कही होगी, देश हित में कही होगी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार, जो इस समय हम जो चुनाव का सामना कर रहे हैं, वो एकनाथ रावजी शिंदे के नेतृत्व में चुनाव का सामना कर रहे हैं। और वो जो महायुति की सरकार है, वो अपने किए गए कामों के आधार पर
और उसकी पूंजी के आधार पर हम जनता की अदालत में हैं और उनका विश्वास जीतेंगे। चलिए, जनता की अदालत में विश्वास जीतेंगे, बहुत बेहतर बात, मेरी शुभकामनाएं अगर आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अनीश गढ़वी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से, और वो कहीं ज्यादा आपके इन दावों पर प्रकाश डाल पाएंगे। अनीश भाई, नारे जब बदलते हैं तो वो बताते हैं सोच क्या कह रही है। फिलहाल बदलते हुए नारे आपको किस सोच की तरफ इशारा दे रहे हैं? हरियाणा में सक्सेस पाने के बाद क्या इन नारों का एक बार और टेस्ट किया जा रहा है, और क्या ये पुख्ता किया जा रहा है कि जो वोट्स बंटने वाले हैं या जो 2024 लोकसभा चुनाव में बंट गए थे, और खास तौर पर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वहां पर आंकड़े बहुत जबरदस्त तरीके से बदले थे, क्या ये उसी के लिए है? तो सही से आ रही है? हाँ, एकदम सही आ रही है, बोलें। धन्यवाद जी। राजेश, देखिए, तो तहे दिल से जय महाराष्ट्र कहना है, क्योंकि इनका जो हौसला है, हौसला जो 23 तारीख को ये सोच रहे हैं कि दोबारा ये सत्ता में आने वाले हैं, दोबारा ये सरकार, इनके वो आत्मविश्वास को, हौसले को मेरी तरफ से एक जय महाराष्ट्र। और जय महाराष्ट्र मतलब आपका सारा सब कुछ खत्म होने वाला है, ध्यान दीजिए पहली बात तो। दूसरी चीज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बटेंगे कटेंगे ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलता। वो उत्तर का एकदम धार्मिक ध्रुवीकरण का राजकारण और दक्षिण का सेक्युलरिज्म महाराष्ट्र में नहीं चलता। महाराष्ट्र उत्तर और दक्षिण के बीच में एक द्वार है, दक्षिण का द्वार है, लेकिन महाराष्ट्र दक्षिण भी नहीं है। महाराष्ट्र में पुरोगामी सरकारें चलती है, जहां पे शाहू फुले आंबेडकर जी के विचार चलते हैं। एक बात में आप जरा गौर करिए, ये कह रहे थे कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। अभी 4 महीने पहले क्या हुआ है महाराष्ट्र में? उत्तर प्रदेश के में भी वही हुआ है, लेकिन आप फिलहाल महाराष्ट्र की इलेक्शन से आप मैं उस वहां पे आपको लेके चलता हूँ। महाराष्ट्र में इनकी स्वयं घोषित एनडीए, जिसको ये एनडीए कहते हैं, जिसमें फिलहाल सिर्फ मुझे बीजेपी नजर आती है, बाकी दोनों भी टोलियां है, गुट है बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, 43 सीटों पे जो एनडीए इनका हुआ करता था, आज 15 सीटों पे है महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद इनको ध्यान आ गया अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरे पास सिर्फ 2 से 3 महीने बचे, इसमें मुझे धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक तुष्टि करनी पड़ेगी, इसलिए बुलाया जाता है केंद्र से लोगों को। महाराष्ट्र में एक ही नारा चलता है, वो है चले जाओ और चले जाओ। जैसे ब्रिटिश को कहा गया था, वैसे ये भारतीय जनता पक्ष जो ब्रिटिशों के नक्शे कदम पे चल रहा है, इनको महाराष्ट्र की जनता कह रही है चले जाओ। हमने आपको बता दिया है लोकसभा के चुनाव में, अभी आपको दोबारा से बताने का ये वक्त आ गया है। मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। चलो, शिवसेना 2 गुटों में टूटी, राष्ट्रवादी 2 गुटों में टूटी, भारतीय जनता पक्ष कौन सा टूटा था? 23 पे जो भारतीय जनता पक्ष था वो 9 पे क्यों आ गया? जरा अपने गिरेबान में कभी भारतीय जनता पक्ष झांक के देखेगा। 23 पे भारतीय जनता पक्ष आज 9 पे है और बात कटने की बटने की कर रहा है। आप सोचिए, पिछले 2-2.5 साल में कुछ भी नहीं किया। जब महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी का सरकार था, उसमें कोविड का पूरा 2 साल 3 महीने का कार्यकाल था, सिर्फ 2 महीने हमें सर्व सामान्य मिले, सिर्फ 2 महीने। उसी कार्यकाल में महाराष्ट्र की जनता ने हमें फिर से महाराष्ट्र में आने के लिए अपना एक आशीर्वाद दिया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, तो लाडली बहन लाई। देखो, लोकसभा के पहले लाते तो कुछ समझ सकता था, लोकसभा के बाद जो महाराष्ट्र की जनता ने इनको लताड़ दी है, इनको लात मारी है, इसके बाद इनको लाडली बहना सूझी। आज आप मुझे बताइए, 5 सालों में कुछ नहीं करने का, लेकिन आखिरी 1-2 महीनों में ऐसी योजनाएं लाने की, लोगों को पैसों से गुमराह करने का, ऐसे बटेंगे कटेंगे के नारे, आप मुझे बताइए कौन काटने वाला है, कौन बांटने वाला है? क्या आपके राज्य में सुशासन नहीं है? क्या आपके राज्य में पुलिस प्रशासन नहीं है? ये काटने बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? आप इतने असुरक्षित क्यों है? यहाँ पे हिंदू असुरक्षित नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम असुरक्षित नहीं है, यहाँ पे असुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो ऐसे ही आखिरी 2-3 दिनों में एक आधा नारा लगा देती है और इसमें इलेक्शंस को घुमाने की कोशिश करती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता यह सब जानती है, और महाराष्ट्र की जनता भूलने वाली नहीं है उस गद्दारी को। एकनाथ शिंदे ने जो महाराष्ट्र में गद्दारी की है, शिवसेना से 40 एमएलए चोर के, जो इसका जवाब तो सुशील व्यास देंगे, मैं उनको बाद में बात करूंगा। देखिए, मैं अभी ये तय करने के लिए चर्चा में नहीं बैठा हूं कि कौन किस तरीके की गद्दारी कर रहा है। अनीश भाई, अगर यही चीज है
तो जब चुनाव हुए थे आप और बीजेपी साथ मिलकर लड़े थे, तब मैं गद्दारी किसके खाने में डालूं, मैं अपने को दूर रखूंगा इससे, मैं अपने को दूर रखूंगा इससे। लेकिन फाजिल अहमद का रुख करूंगा। बड़ी देर से मैंने उन्हें इंतजार कराया, नहीं बड़ी देर से इंतजार कराया फाजिल अहमद भाई को। इस गद्दारी के टैग को मैं किसी को नहीं देता। आप लोग खुद तय कीजिए कि गद्दार कौन और कब रहा। फाजिल अहमद भाई, ठीक है, फाजिल अहमद भाई जो नारे हैं वो सोच को बताते हैं, बदलते वक्त को बताते हैं, और इस बात को भी बताते हैं कि किसका वक्त बदल रहा है, या खराब हो रहा है या सही हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो नारे हैं, जहां पर शुरुआत बांग्लादेश के उस घटनाक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने की थी कि एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक हैं तो सेफ रहेंगे, एक हैं तो नेक रहेंगे। ये नारे सिर्फ नारे दिख रहे हैं आपको देश के लिए, या फिर आपको लगता है ये नारे चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं और इसके जरिए वोट की फसल काटने की तैयारी है? राजीव जी, फिलहाल तो अभी एक ही नारा चल रहा है पूरे देश में। आदिवासी समाज का पहला एक ही नेता है इस देश में, हेमंत सोरेन, जो पूरे आदिवासी अपने समाज के नेता मानता है। और आदिवासी ये कह रहा है कि 2021 में जनगणना होनी थी, अभी तक नहीं हुई, हमको सरना कोड बिल दिया जाए, हमारा जनगणना, कोई पहचान ही नहीं आदिवासी की इस देश में। वो कह रहा है कि हम सरना कोड बिल हमको दे दिया जाए, हमारा जनगणना में कॉलम दे दिया जाए, हम सरना है। उनकी अपनी पहचान की बहुत ज्यादा क्राइसिस है, और एक होकर रहेंगे, एक होकर के हेमंत सोरेन को वोट करेंगे, तभी जाकर के हमको सरना कोड बिल मिल पाएगा। ये पूरे झारखंड में ये चल रहा है, पूरे, और महाराष्ट्र में भी चल रहा है। आदिवासी तो पूरे देश में रहते हैं, तो आदिवासियों के ऊपर जो कुठाराघात हुआ, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, रामनाथ कोविंद जी को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, ये दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के प्रति ये लोग इतनी नफरत करते हैं और बात तुष्टीकरण की करते हैं। इस देश में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, वो किसका तुष्टीकरण कर रहे थे? किसका तुष्टीकरण? 15 करोड़ हिंदू रहता है इस देश में, उसका तुष्टीकरण करने चले गए मंदिर बनाने। 15 अरे करोड़ सरकार का काम है मंदिर मस्जिद बनाना, सरकार का काम है देश की जनता को सम्मान देना, जनता के लिए, जनता की समस्याओं का ठीक है, आप बोलिए। और जिस वही मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। 15 करोड़ कहाँ से? फाजिल अहमद 15 करोड़ हिंदू कहाँ हैं? धर्म का सारा काम होगा। फाजिल अहमद भाई, आप चर्चा घुमाइए मत। 15 करोड़ हिंदू कहाँ? हाँ, तो जोड़ दे रहे, सुन लीजिए। 15 करोड़ सरना आदिवासी है, वो हिंदू नहीं है। क्या बात है, क्या बात है? देश को तोड़ने वाला एक और शख्स, और वो भी मेरे चैनल पर। नहीं, इस तरीके से आप तोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो मुस्लिमों में जातियां मैं गिना दूं, ऐसे तो मुस्लिमों में जातियां मैं क्या बात कर रहे हैं आप भी? नहीं, इस तरीके से जातियों में तोड़ने पर आऊं तो मैं तोड़ना शुरू कर दूं। आदिवासी हिंदू नहीं है, अजीब बात है, वाह, अजीब। कौन कहां से पढ़ के आ जाते हैं सर? कौन सी किताब पढ़ के आ जाते हैं सर? क्या किताब पढ़ लेते हैं? अरे ठीक है, धनंजय जी आइए। नहीं, ये फाजिल भाई, ऐसे तर्क दीजिए कि मैं खामोश रहूं और जनता भी खामोश रह के सुने। जनता हंसना शुरू कर देगी तो दिक्कत होगी। धनंजय जी, नहीं, तोड़ नहीं सकते, आपको तोड़ने दूंगा ही नहीं मैं। आपको इस चैनल पे मैं जातियों में तोड़ने ही नहीं दूंगा। आदिवासी हिंदू नहीं है, फलाना हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। आप शिया सुन्नी एक हो पाए? आप शिया सुन्नी एक हो पाए? लखनऊ में पुलिस लग जाती है, लखनऊ में पुलिस लग जाती है, तो ऐसे तर्क मत दीजिए कि आपको काट सुनने को मिले। धनंजय जी आइए। धनंजय जी एक बात, धनंजय जी मेरा सवाल, बहुत सीधा सवाल। धनंजय जी, सरना कोड बिल क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल उठ रहा है आदिवासियों के नाम पर। और जहां तक बात अनीश भाई की है, तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र कह रहा है बीजेपी से चले जाओ, इसका संकेत 2024 लोकसभा चुनाव में मिल गया है। हालांकि मैं इस बात से एकदम ऐतराज रखता हूं
कि हिंदुओं को जाति में तोड़ने की गंदी कोशिश मेरे पैनलिस्ट ने की। मैं क्षमा चाहता हूं अपने हिंदू दर्शकों 15 से, करोड़ लेकिन है तो धनंजय जी क्यों आप अपना है? जवाब दीजिए। आदिवासी नहीं है आप नहीं नहीं, वो आपकी किताब अपने घर में रखिए, उस किताब को, वो किताब आपका ज्ञान है। धनंजय जी, मैं अनीस का जवाब दे दूंगा। अनीस हमारे बीच डिफरेंसेस होंगे, हम उसकी जवाब दे देंगे, लेकिन इस फारिद का अहमद का जवाब दे देता हूं पहले। अल्लामा इकबाल के शब्द हैं, मेरे नहीं है राजीव भाई, मेरे शब्द नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, पाकिस्तानी का नाम कत्ल शब्बीर हुए नाराय तकबीर के साथ। जिन लोगों ने नाराय तकबीर लगाकर नाराय